हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। वेलकम यू ऑल ऑन वेरी ब्यूटीफुल चैनल आईटी एकेडमी, राइट। तो हम लोग जारी करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो सेकेंड लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड। उसमें से दो प्रिपरेशन मेथड आपने पढ़ी, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स एंड प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन में दो बातें बहुत अच्छी थी, जो थी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल। तो सारा कुछ रिवाइज करके बैठे होंगे बच्चे। तो चलो शुरू करते हैं कुछ और प्रिपरेशन मेथड के साथ। और आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को फिर से जब आप अल्कोहल पढ़ोगे तो अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में ये सारी रिएक्शन जो आप अभी पढ़ने वाले हो वो फिर से मिलेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने बात की कि फ्रॉम अल्कोहल, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल गिवन हो तो हम अल्काइल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हमने एक अल्कोहल लिया, सपोज करें कि हमने ले लिया CH3 CH2 एंड OH। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, एथेनॉल। ये क्या है, ये है एथेनॉल। मैंने एथेनॉल लिया और देखो यहाँ पर हम तुमको बड़े स्मार्ट तरीके से बताने वाले हैं। मैंने एथेनॉल लिया और सबसे पहले मैंने रिएक्शन कराई इसकी PCl5 से, मतलब कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या क्या चीजें बनेंगी ये हम जानेंगे। और अगर मैंने रिएक्शन कराई PCl3 से, मतलब कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फिर मैंने कराया SOCl2 से थायोनिल क्लोराइड, तो क्या क्या चीज मिलेगी। तो इन तीनों रिएक्शन से जो मेरा मेन प्रोडक्ट होगा दैट इज RH, मतलब RCl अल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा, क्लोरो एल्केन मिलेगा। और बेटा जितने कार्बन हमने लिए थे इस अल्कोहल में, ध्यान से देखिए, जितने कार्बन का मेरा अल्कोहल था उतने ही कार्बन का मुझे अल्काइल हैलाइड मिलेगा। तो प्रोडक्ट शुरू करें बनाना। मैंने प्रोडक्ट बनाए, मुझे मिल गया CH3 CH2 NCl। क्या नाम देंगे, क्लोरोइथेन। दूसरे में भी सेम प्रोडक्ट CH3 CH2 NCl, और तीसरे में भी सेम प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है इनके साथ बनने वाले बाई प्रोडक्ट्स। सभी में अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो तुमसे पूछा भी जाता है। देखो अगर मैंने PCl5 के साथ रिएक्शन कराई तो मुझे फास्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, दैट इज POCl3। POCl3 फास्फोरस का ऑक्सीक्लोराइड। और अगर मैंने रिएक्शन कराई PCl3 से तो मुझे मिलता है फास्फोरस का ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, मतलब कि H3PO3। और जब हम इस मेथड से बात करते हैं, जब हमने लिया थायोनिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड, तो मुझे साथ में मिलता है SO2 गैस और HCl गैस। तो जरा ध्यान से देखो कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो सिमिलर है तीनों से, चाहे हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएं PCl5 से, चाहे हम रिएक्शन कराएं PCl3 से, या फिर हम कराएं SOCl2 से। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। पहले भी मुझे मिला, आप नेमिंग कर लें क्योंकि आपके लिए पहली बार ये नाम आए होंगे शायद। तो POCl3 दैट इज फास्फोरस का फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये सिर्फ हम फास्फोरस, ये क्या है, फास्फोरस एसिड, तो फास्फोरस एसिड, अस एसिड है, याद रखिए। SO2 और HCl के बारे में आप जानते ही हैं, राइट। तो चलो आगे शुरू करते हैं कि अगर मैंने इस रिएक्शन की बात की
जब एक अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो उसको हम एक नई तरह की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज डार्जन मेथड। तो जब भी कभी व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, इवन हम बोले व्हेन प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, इट इज सेड टू बी डार्जन मेथड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है डार्जन प्रोसेस या डार्जन मेथड। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, एक ही फ्रेम में सारे के सारे अल्कोहल से बनने वाले प्रिपरेशन को पढ़ना। PCl5, PCl3 और SOCl। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपके पास PCl5, PCl3 और SOCl2। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और अभी अल्कोहल। नेक्स्ट चले अभी आपको प्रिपेयर करना है कुछ और मेथड। जैसे मैंने कहा कि आपने जो बनाया है वो नॉर्मली आपने क्लोराइड और ब्रोमाइड्स के लिए बनाया है, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन है जिनसे आप एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है, इनको हम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। वन बाय वन हम बात करें। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ये क्यों होते हैं, ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड या फिर एल्काइल फ्लोराइड्स। तो पहले बात करते हैं पहली रिएक्शन की, जिसको हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो शुरू करते हैं फिंकलस्टीन से। पहली रिएक्शन है दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। अब बात करें हम फिंकलस्टीन रिएक्शन की, तो इट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स। हम इनसे एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। रिएजेंट्स की बात करें कि हम किसको लेते हैं साथ में, तो हैलाइड एक्सचेंज, मतलब एक हैलाइड ऑलरेडी हमारे लैब में प्रेजेंट है। मान लीजिए कि क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड हमारे लैब में प्रेजेंट हैं, लेकिन मेरे पास एल्काइल आयोडाइड नहीं है। तो एल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिंकलस्टीन मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसके रिएजेंट बच्चे आपको याद करने हैं। जिसका रिएजेंट होगा, अगर मैं बात करूं रिएजेंट की कि किसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो रिएजेंट है सोडियम का आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड को ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर और एक चीज ध्यान से देखना कि होता क्या है, जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने क्या किया, मेरे लैब में CH3 CH2 X प्रेजेंट है, और ये X क्या हो सकता है, ये X हो सकता है या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। मतलब मैंने कहा ना कि लैब में अगर मेरे पास एल्काइल क्लोराइड प्रेजेंट है, एल्काइल ब्रोमाइड प्रेजेंट है, तो हम वहां से एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए हमने क्या किया, हमने सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अच्छा नाम देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज का मतलब कुछ क्या हो रहा है, अदला बदली हो रही है किसी की, किसकी हो रही है, हैलाइड्स की। हैलाइड्स क्या होगा, आपको दिख रहा है ना, NaI के पास आयोडाइड, ये यहाँ पर आए तो X चला जाता है सोडियम के साथ और I चला जाता है इस एल्काइल ग्रुप के साथ। हो गई अदला बदली, ये भी हैलोजन, ये आयोडाइड, I भी हमारा क्या है, हैलोजन। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड क्या कहता है कि इस मेथड से हम आयोडाइड्स बना सकते हैं। और ये देखिए तैयार हो गया है आपका आयोडो इथेन। क्या बोलेंगे, आयोडो इथेन, आयोडो इथेन। अच्छा बचा क्या मेरे पास, Na के साथ ये X चला गया।
तो इसको बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और याद रखना कि हैलाइड एक्सचेंज मेथड हम किसके लिए करते हैं? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड ओनली, राइट। इसी तरह से दूसरी हैलाइड एक्सचेंज मेथड जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलो देखते हैं क्या होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। हमने बोला स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है? स्वार्ट्ज रिएक्शन जिस तरह से फिंकल स्टीम होती है एल्काइल आयोडाइड के लिए, वैसे ही स्वार्ट्ज होती है एल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए। अब एल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन हम करेंगे कैसे? इट इज ऑल्सो अ हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हमें क्या लेने होते हैं? कुछ रिएजेंट लेने होते हैं। चलो पहले देखते हैं कि रिएजेंट क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिएजेंट की, तो आप ले सकते हो कोबाल्ट का फ्लोराइड, आप ले सकते हो मरकरी का फ्लोराइड, आप ले सकते हो सिल्वर का फ्लोराइड। मतलब कि मुझे ऐसे मेटल फ्लोराइड्स लेने होते हैं जिनके साथ हम क्या कर सकें? अपने हैलोजन को एक्सचेंज करा सकें फ्लोरीन के साथ। कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे हमने क्या कर लिया, मैंने लिखा एंटीमनी का फ्लोराइड। तो आप देख रहे हैं कि सारे मोस्टली क्या है? मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। यहाँ पर मेटल फ्लोराइड लेते हैं और मेटल फ्लोराइड क्या करते हैं? गेट एक्सचेंज विद क्लोराइड और ब्रोमाइड। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए फिर से मेरे पास ये RX है, RX वही क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। मैंने इनमें से कोई सा भी रिएजेंट ले लिया, मैंने इनमें से कोई सा भी रिएजेंट ले लिया बच्चे। और जब आप ये रिएजेंट लोगे तो हैलोजन क्या होंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। और अगर हैलोजन एक्सचेंज हो गया तो मुझे फ्लोराइड मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो मुझे यहाँ से फ्लोरोएल्केन मिलता है बेसिकली। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड किसके लिए है? हैलाइड एक्सचेंज मेथड है कि हम या तो एल्काइल आयोडाइड बना रहे हो या मुझे एल्काइल फ्लोराइड बनाना हो, तो हम दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हम लोग पढ़ चुके हैं एल्केन से प्रिपरेशन, एल्कीन से प्रिपरेशन, अल्कोहल से प्रिपरेशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपरेशन मेथड। आगे चलते हैं, कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम हुन्स-डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, थोड़ा सा ऊपर किसका देते हैं इसको, हम लिखें, हम लिखते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। क्या करते हैं इसमें? हम लेते हैं सिल्वर का सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो हुन्स-डिकर रिएक्शन में क्या करते हैं? मान लीजिए मैंने ले लिया RCOAG, सिल्वर का फैटी एसिड का सॉल्ट हो गया। इसके साथ बेटा हमें क्या करना होता है? हम इसमें Br2 से रिएक्शन कराएं, मतलब बेसिकली हम ब्रोमाइड्स बना सकते हैं। और CCl4 के प्रेजेंस में हमने इसको रिफ्लेक्स कराया, रिएक्शन कराया। तो यहाँ से देखो होता क्या है, यहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन जैसी प्रोसेस होती है, मतलब CO2 मॉलिक्यूल हटता है और क्या बनता है? अच्छा, अब हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखना, क्या दो Br को हम ऐसे लिख सकते हैं Br2 को? यस, CO2 बाहर हुआ, एक R के साथ Br और एक Hg के साथ Br, टोटल प्रोडक्ट लिखिए बेटा। हमारे पास आ गया RBr, मेरे पास आ गया CO2 गैस जो कि एस्केप हो जाएगी, और साथ में मेरे पास आ गया Ag का Br। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक चीज है, जरा ध्यान से देखो, जो तुमने लिया था रिएक्टेंट, जितने कार्बन का रिएक्टेंट है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो एक कार्बन कम का मिलेगा। एक कार्बन कम का मिलेगा। देखो दो कार्बन का हमने लिया था ना, एक R एक CO2, और जब प्रोडक्ट मिला तो मुझे सिर्फ
R मिला, एक कार्बन की कमी अपने प्रोडक्ट में दिख रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि जब भी हम होमस्टीकर रिएक्शन की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपने मेन प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली है बच्चे। अभी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें बतानी है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अलीन्स। तो चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। हम RX लिख सकते हैं एल्कीन को, हेलो एल्केन्स को अभी तो हम RX लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, अगर मैं बात करूं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, बाकी तो इनसॉल्युबल इन वाटर। कैसे होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं इनके बॉइलिंग पॉइंट की, इनके रिएक्टिविटी की, तो क्या होगा ये ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बेटा आप लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट एक तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं आइसोमेरिक कंपाउंड्स की, आइसोमेरिक का मतलब होता है दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट इक्वल हो बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समहाउ कुछ चेंज हो, और चेंजमेंट का रीजन होता है उनका या तो स्ट्रक्चर में चेंजमेंट या फिर उनका स्टीरियो में अरेंजमेंट का चेंज होना। 3D की बात करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अगर मैं बात करूं कि दो ऐसे मेरे पास कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम, उनको क्या बोल सकते हैं? आइसोमेरिक। उनको क्या बोल सकते हैं? आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। तो फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड अब हम क्या करेंगे, जब मॉलिक्यूलर मास दो के लिए सेम हो गया तो बच्चा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा फैला हुआ सरफेस एरिया जितनी ज्यादा होगी, हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा? ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया कम हो रही है और सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करूं कुछ एग्जांपल्स की। मान लीजिए मेरे पास है CS3 CS2 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 एंड Br, मतलब कि ब्रोमो ब्यूटेन, और मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज CS3 CH CS3 CS2 एंड Br। मतलब मेरे पास है ब्रांच स्ट्रक्चर आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के स्ट्रक्चर, उसमें मैंने ब्रोमीन लगा दी। तो अब तुमसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा और किसका कम होगा। तो जरा देखो क्या मॉलिक्यूलर मासेस इक्वल है? क्या मॉलिक्यूलर मासेस इक्वल है? हाँ, देखो कैसे, 1 2 3 4। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन कितना है? 4 है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 5 6 7 8 9 कितना है? 9 एंड Br। चलो इसकी बात करते हैं। कार्बन 4, हाइड्रोजन आप कैलकुलेट करो, 3 3 6 7 8 और 1 9। तो बताओ क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब दीज आर आइसोमर्स। कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स है। अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो आप बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा। तो क्या करेंगे, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा फर्स्ट वाले से। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं भी दिख नहीं रही है आपको, नॉर्मल केस है, जब हम अल्कोहल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ दो फैक्टर पढ़ने हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट
एंड ब्रांचिंग। ठीक है बच्चे, चलो कुछ और देखते हैं इसमें, थोड़े से और एप्लीकेशन देखते हैं। अगर मैं इसी जगह बात कर लूं, अगर मैं बात करूं बेटा कि मेरे पास है कुछ कंपाउंड, जैसे पहला मैंने लिया CS3 CS2 CS2 N2, मतलब कि ब्रोमोप्रोपेन। दूसरा स्ट्रक्चर लिया और आपको बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। दूसरा मैंने लिया CS3 CS2 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 एंड Br। तीसरा मैंने लिया CS3 C CS3 CS3 CS2 एंड Br। आप बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाक से कमेंट करके बताएं कि क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने देखा कि पहले वाले में 3 कार्बन, दूसरे वाले में 4 कार्बन और तीसरा वाला क्या आइसोमर है। बच्चा आप लोगों को देखने में कंफ्यूजन होगी, लेकिन जब अगर ध्यान से गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर 4 कार्बन और यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 5 कार्बन निकल आएगा। इसका मतलब 5 कार्बन मॉलिक्यूलर मास का ज्यादा होना। तो क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। सिंपली हो जाएगा कि C का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है B से और B का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है A से। यहाँ पर कोई आइसोमर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ब्रांचिंग का कोई केस नहीं देखेंगे। जबकि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जो C वाला है दैट इज मोर ब्रांच्ड, अगर मोर ब्रांच्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लेकिन बेटा पहला वाला फैक्टर हमें नहीं बोलना है, सबसे पहले हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तब हम जाएंगे ब्रांचिंग की तरफ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हम कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डाइपोल मोमेंट। अब बेटा ये तुम्हारे बोर्ड से ज्यादा कंपटीशन में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं वहां पर ये फैक्टर पूछा जाता है। तो डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले हम बात कर लें कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। बेटा डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताता है, मतलब हम म्यू से इसको डिनोट करते हैं और डाइपोल मोमेंट के थ्रू ही आप बता सकते हो कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम म्यू से डिनोट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप पढ़ते हो, और म्यू इज इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, मतलब कि Q इनटू L। अब बात करें डाइपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक्सेप्शन है जिसको आपको एज इट इज लर्न करना होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटली बेस्ड, राइट। चलो शुरू करते हैं। अगर हम देखें कि डाइपोल मोमेंट, तो आप बोलते हो कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर हो CH, फ्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं, CHCl3 ले लिया मैंने, मतलब कि क्लोरोफॉर्म, और मेरे पास है फ्लोरोफॉर्म। तो अगर आपसे बच्चा पूछा जाए कि इनमें दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले आइटम जुड़े होंगे उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर मैं पूछूं तुमसे कि मेरे पास है एक ही कंपाउंड के सारे हैलोजन डेरिवेटिव, जैसे कि मैं बोलूं CH3 या फिर मैं बोलूं CH, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, अगर मैं मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की बात करूं जैसे CH3F और CH3Cl, अगर मैं अब पूछूं कि बेटा यहाँ पर किसका डीपी ज्यादा होगा,
इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आप फिर से यही कहोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मैम ज्यादा होती है, इसलिए ये जो हमारा फ्लोरोमीथेन लिखा हुआ है उसका डीपी ज्यादा होगा क्लोरोमीथेन से, और ये बात यहीं पर हो जाती है गलत। दिस इज ओनली एक्सेप्शन, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है इसके स्ट्रक्चर से कि बेटा डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर क्लोरीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और दिस इज एक्सेप्शन। और अगर ये एक्सेप्शन है तो तुम समझ सकते हो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। ये क्या है? एक्सेप्शन। तो एज इट इज आपको ये लर्न करके रखना है। दूसरा, अगर मैं डाइपोल मूवमेंट से पूछूं, बेटा डाइपोल मूवमेंट की एक बात और, अगर तुमसे कहा जाए, जो कि स्ट्रक्चर पे बेस्ड है बेटा, तुमसे कहा जाए कि तुम्हारे पास है CH3Cl, तुम्हारे पास है CH2Cl2, मतलब हाइड्रोजन कम करते जा रहे हैं और क्लोरीन बढ़ाते जा रहे हैं। मेरे पास है CH3 और मेरे पास है CCl4। सारी चीजें पढ़ चुके हैं, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। अगर तुमसे पूछा जाए डाइपोल मोमेंट का क्या ट्रेंड होगा, ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, व्हाइल वी गो डाउन, व्हाइल वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ रो, क्या होगा? तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम हेलोजन एटम्स बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ाते जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के आधार पे कुछ जो हमारा डिफरेंस, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका कुछ स्ट्रक्चर क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि सबसे ज्यादा मोनो, देन डाई, देन ट्राई, और CCl4 की बात करें तो बेटा इसका म्यू नियरली 0 हो जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। तो अब जरा देखो, कार्बन इज क्लोरीन, ये क्लोरीन जितने वेक्टर से फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, उतने ही फोर्स से अपोजिट साइड वो इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाती है, इधर भी ऐसे बेटा और इधर भी क्लोरीन लगा, तो जो म्यू आ जाता है दैट इज 0। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव बढ़ाते रहते हैं, क्या डाइपोल मोमेंट क्या दिख रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल। आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पर याद रखना है। तो दो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी, इवन तीन प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज SN1 और SN2 रिएक्शन की भी बात करेंगे। टिल देन आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।